हेलो नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आज के सेशन में और मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव। हम लोग आज जो टॉपिक लिए हैं वो क्लास 10th का है, सत्ता की साझेदारी। इस बात को समझने के लिए कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है, इस बात को आप अगर समझेंगे तो एक चीज आपको मिलेगी कि भाई जो शासन है, जो सरकार है, उसमें सबका अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसका एक एग्जाम्पल आपके चैप्टर में बहुत बेहतरीन दिया गया है। ठीक है, तो आपके सामने एक मैप है और ये जो जिस देश का मैप है उसका नाम है बेल्जियम। एक देश है यूरोप का और उसका नाम है ना बेल्जियम। ठीक है, तो सबसे पहले बेल्जियम के बारे में आपको कुछ चीजें बताते हैं ताकि आप समझ पाए कि हम पढ़ेंगे क्या तो समझेंगे। बाबू एक एक लाइन समझेंगे। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बेल्जियम एक देश है और ये देश कहाँ का है? यूरोप का। यूरोप का एक देश है जिसका नाम है बेल्जियम। अच्छा, कंडीशन ये भी है कि बेल्जियम जो देश है, अगर हम कहें कि इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा देश हो सकता है, तो हम कहें अपने यहाँ एक देश है ना हरियाणा, इस हरियाणा से भी कम क्षेत्रफल है। समझेंगे, यहाँ का क्षेत्रफल मतलब ये हाल ये है कि नाम है बेल्जियम और क्षेत्रफल है हरियाणा से भी कम। और उतना ही नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि सर यहाँ पे कितनी आबादी है, आबादी का मतलब मैं बहुत आसान भाषा में कहूँ कि कितना लोग यहाँ रहते हैं। जैसे अपने देश में रहते हैं ना भाई, तो कहते हैं अरे हमारे यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या है। तो वही बात है कि बेल्जियम में कितने लोग रहते हैं, मतलब बेल्जियम की आबादी कितनी है। आपको बताऊं भाई साहब, हरियाणा में जितनी आबादी है उस आबादी का 1/2, मतलब अगर हरियाणा में 100 लोग रहते हैं तो बेल्जियम में 50 लोग रहते हैं। आपको समझे, मतलब कंडीशन ये है कि ये देश है, अपने यहाँ एक प्रदेश है। समझ रहे हैं कितने आगे हम लोग। मामला ये लोग हमसे बराबरी करेंगे, क्या बात करते हैं तो समझेंगे। बेल्जियम ये यूरोप का देश है जिसका क्षेत्रफल हरियाणा से भी कम है और उसकी आबादी हरियाणा के आबादी से 1/2 है। यहाँ तक बात समझ आई। अब क्या है, बात आएगी जो हमें समझनी है कि सर यहाँ पे कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, क्योंकि भाषा के आधार पे ही यहाँ सत्ता का विभाजन है। हमें समझेंगे ना। समझो, यहाँ पे 2 भाषाएं बोली जाती है। एक तो बोली जाती है फ्रेंच, हाँ वही वाली फ्रेंच जो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो, लेकिन फ्रेंच बोलने वाले की जो संख्या है मुन्ना, फ्रेंच बोलने वाले की जो संख्या है वो कम है। हम और आसान भाषा में इसे कर सकते हैं कि ये अल्पसंख्यक है। क्या है भैया? ये अल्पसंख्यक है। तो आपसे पूछा जाएगा बेल्जियम देश से कौन सी भाषा बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं, अर्थात जिनकी संख्या बहुत कम है, वो बाबू कौन से हैं? फ्रेंच बोलने वाले। यहाँ तक बात समझे। लेकिन और बोलने वाले कम है, मतलब इनकी संख्या बोलने वाले क्या है? कम है, लेकिन ये ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। मतलब संख्या गुरु कम है लेकिन मतलब अमीरी और ताकतवर, मतलब हर चीज से परिपूर्ण। संख्या कम होने का मतलब थोड़ी है कि भाई हम कोनो लागना है। सिंपल सी बात समझ आई। अब एक चीज समझिएगा, अब आएंगे मैप में, मैं आपको और कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। देखिएगा, ये पूरा बेल्जियम का देश है जो एक मैंने मैप बनाया आपको समझाने के लिए किस तरीके से क्या मामला है। इस प्रांत में एक प्रांत है बेल्जियम का जिसका नाम है प्लेमिस। प्रांत है प्लेमिस और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो ज्यादातर कितनी बोली, कौन सी भाषा बोली जाती है मुन्ना? डच। ध्यान से समझेंगे। अभी हमने यहाँ बात करी थी, एक भाषा है फ्रेंच और यहाँ पे दूसरी भाषा आपको मिल रही है डच। मतलब कंडीशन ये है, यहाँ पे 2 भाषाएं मुख्यतः बोली जाती हैं, एक है फ्रेंच भाषा और दूसरी की है डच भाषा। प्लेमिस प्रांत में लगभग 59% जो आबादी रहती है इस देश की। अगर ये पूछे यहाँ पे कितने % आबादी रहती है, आप बताओगे कि बाबू बेल्जियम देश की फ्लेमिश प्रांत में वहां की कुल 59% या 59% आबादी निवास करती है। यहाँ तक बात समझ गई, आगे समझेंगे। अब यहाँ हम कुछ गोला टाइप बना दिए है ना, अब गोला टाइप बना के हम लिखे हैं ब्रुसेल्स। समझ रहे हो हमने क्या लिखा मुन्ना? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये यहाँ की मुन्ना राजधानी है। कहा रे बाबू, ये यहाँ की क्या है? राजधानी है। अब ध्यान समझना, किसी राज्य की राजधानी होती है तो
इस क्षेत्र में जो ब्रुसेल्स प्रांत है, मतलब इस पूरे देश की ही राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स में 80% क्या बोलते हैं? फ्रेंच। और 20% क्या बोलते हैं? डच। वापस से आपको वही भाषा मिली कि कुछ लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, कुछ लोग डच भाषा बोलते हैं। हमें 2 लोग मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा कि 1% आबादी यहाँ रहती है और वो जर्मन बोलती है। तो आपको एक नई भाषा मिली कि बेल्जियम में एक नई और भाषा बोली जाती है जिसका नाम क्या है? जर्मन। क्या बोली जाती है मम्मा? जर्मन। अच्छा, यहाँ पे एक ऐसे प्रांत है छोटा सा, अगर आप समझ पाएंगे तो यहाँ ऐसे करके एक प्रांत है और इस प्रांत का नाम क्या है? बेलोन। क्या नाम है भैया? बेलोन। और यहाँ पे 40% आबादी रहती है। कितनी आबादी रहती है बाबू? 40%। देखिए, अभी आप समझ रहे हैं कि पहले आप बेल्जियम को समझिए ना भाई। जैसे आप शादी करने जाते हैं तो पहले लड़का वाले को देखा जाता है, फिर लड़की वाली को देखा जाता है, फिर लड़के वाले का घर देखा जाता है, फिर लड़की वाले का, तब ना रिश्ता होता है। अभी आप लड़के वाले को देखिए, लड़की वाले को देखिए, उसके बाद में रिलेशन होगा कि लड़ाई होगी कि झगड़ा होगा, मार पिटाई, तो बात की बात है ना। लेकिन पहले तो यही देखेंगे। अभी बेल्जियम के बारे में आप समझिए, देखिए कहाँ कैसा है, उसके बाद मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है? तो यहाँ पे एक प्रांत है बेलोन, और बेलोन की आबादी 40% है जो क्या बोलती है बाबू? फ्रेंच भाषा बोलती है। इसका मतलब इस देश में मैक्सिमम भाषा बोलने वाले या तो वो फ्रेंच हैं या तो वो क्या है? डच है। 1% जो जर्मन बोलते थे उसका बहुत मतलब भी नहीं बनता है। यहाँ तक भाई अगर आपको बात समझ में आई हो, आगे चलें? कहो आगे। अब समझो, अब बेल्जियम की बात करेंगे कि बेल्जियम में इसके अलावा क्या क्या हुआ। ठीक है? हमने एक चीज देखी है कि सर बेल्जियम के अलग अलग प्रांत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब कहेंगे सर टोटल कितने प्रांत हैं? तो बाबू हमने आपको 2-3 प्रांत ही बनाए हैं, जबकि इसमें आपको 11 प्रांत मिलेंगे छोटे छोटे। अब सोचो, ये पूरा देश है, हरियाणा से छोटा है, तो इसके प्रांत कितने छोटे छोटे होंगे। मतलब हमारे यहाँ से जिला होता है ना, एक प्रदेश में जिला होता है, तो इनमें अगर जिला माना जाए समझने के लिए तो कितने छोटे छोटे होंगे। ऐसे अगर दूसरे के रास्ते में घुस गए, ये वाली हाल हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ की सरकार ने एक बहुत अच्छा काम करा। उसे ये पता था कि हर कहीं पे डच बोलते हैं, कहीं पे फ्रेंच बोलते हैं, कहीं पे जर्मन बोलते हैं। उन्हें समझा कि उन्होंने अपने क्षेत्रीय अंतर को समझा और सांस्कृतिक विविधता को उन्होंने स्वीकार किया। अब कहेंगे ये वाला मामला क्या? हे भाई एक चीज समझिए, घर में जितने सदस्य होते हैं वो सब छोटे बड़े होते हैं, सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो वैसे ही जब अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग क्वालिटी होगी, कहीं पे अलग तरीके का डांस होता होगा ना हो भाई। एक ही बताइए, जैसे भारत है तो भारत में हर राज्य में नाचने वाले जो डांस होता है अपने यहाँ का, वो अलग अलग है ना हो। जैसे अभी यूपी में चले जाइए, वहां पे आप देखेंगे अलग तरीके का डांस होता है। पंजाब में चले जाइए, वहाँ अलग होता है ना हो। गुजरात में चले जाइए, अलग होता है, वहाँ गुजरात में डांडिया होता है, पंजाब में भांगड़ा होता है, यूपी में चले आइए नागिन डांस होता है, जब तक मड़ी ना निकाल दें ना भाई। सही कह रहे हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ विविधता है, तो अगर हमारे यहाँ विविधता तो दूसरा देश है वहां भी विविधता होगी ना। तो बेल्जियम में विविधता सब कुछ है। अब 1970 से लेके 1993 तक क्या हुआ? 1970 से लेके 1993 तक, ध्यान से समझेंगे कब की बात है बाबू? 1970 से लेके कब तक? 1993 तक वहां की सरकार ने वहां के संविधान में ना बाबू, संविधान में 4 बार संशोधन किए बाबू। ना भाई, कितनी बार संशोधन हुआ? 4 बार संशोधन किए। काहे के लिए संशोधन किए? ताकि वहां के रहने वाले लोग बीच में झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो। इसलिए 4 बार क्या किया गया? संशोधन किया गया। तो वहां पे संशोधन इसलिए किया गया कि लोगों में भेदभाव की भावना खत्म हो जाए, लोग एक दूसरे से प्रेम करके रहें, मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो। आप अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे? आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कि बेल्जियम सरकार ने अपने देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जो भाषा बोली जाती है, अलग अलग जो उनकी संस्कृति है,
उसको समझा और समझने के बाद उनको लगा कि ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद 1970 से लेके 1993 में संविधान में 4 बार संशोधन इसलिए किया कि वहां के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर, ये तो गए पूरा कोटेशन जो अपनी किताब में आप लिखेंगे, आगे समझेंगे। अब ये बंदे संशोधन काहे के लिए कर दिए, ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई थी, संशोधन नहीं करते तो क्या देश नहीं चलता? नारे भाई, हम पढ़ रहे हैं सत्ता की साझेदारी, और यहाँ पे सत्ता में कौन हो सकता है? या तो फ्रेंच हो सकते हैं या तो डच हो सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि भैया हो, बाबू हो, हम संविधान में ये पावर देते हैं, ध्यान से समझेगा, हम संविधान में ये पावर देते हैं कि जब हम सरकार बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे बाबू? सरकार बनाएंगे, तो सरकार में यहाँ पे जो लोग फ्रेंच बोलते हैं, ध्यान से समझना, जो लोग फ्रेंच बोलते हैं और जो लोग क्या बोलते हैं मुन्ना? डच बोलते हैं, इनकी भी जितनी जनसंख्या है, इनकी भी जितनी जनसंख्या है, अब सभी जितनी जनसंख्या, सबको नेता थोड़ी बना पाएंगे। उस जनसंख्या के एक ही 2-4 लोग तो होंगे जिसको हम नेता बना पाएंगे। जिन्होंने कहा कि जितने मंत्री, फ्रेंच भाषा के जितने मंत्री होंगे उतने ही मंत्री किसके होंगे? डच बोलने वाले। ना भाई, क्या होंगे? मंत्री। क्या है? क्या बनाएंगे? संविधान में ये कहा गया कि क्या बनाई जाए, जब सरकार बनाई जाएगी तो फ्रेंच बोलने वालों की मंत्रियों की जितनी संख्या होगी उतने ही डच बोलने वाले मंत्रियों की भी संख्या होगी, अर्थात सरकार में दोनों के मंत्रियों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। यहाँ तक भाई कोनो डाउट, कोनो दुख तकलीफ? यहाँ तक सब ठीक ठाक है। जब आप फ्रेंच बोलने वाले को जितना अधिकार देते हैं उतना डच बोलने वाले को अधिकार देते हैं, तो भाई देश में झगड़ा होगा? नहीं हो सकता ना भाई। एक ही बताओ, जैसे घर में अगर 2 भैया हैं, दोनों को बराबर बराबर अधिकार दिया जाए तो झगड़ा करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन एक को ज्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया जाए तो झगड़ा होगी कि नहीं होगी? कहो, झगड़ा होगी कि नहीं होगी? होगी। इसका मतलब है कि सरकार में झगड़ा ना हो, भेदभाव ना हो, इसलिए यहाँ की फ्रेंच बोलने वाले के जितने मंत्री होंगे उतने मंत्री डच बोलने वाले के होंगे, अर्थात सरकार बनाने में दोनों लोगों की बराबर की भूमिका होगी। लिखेंगे कॉपी में, कैसे लिखेंगे अब इसको? कि बेल्जियम की सरकार ने भेदभाव से बचने के लिए या फिर लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए अपने संविधान में कहा कि जब सरकार बनेगी तो सरकार में फ्रेंच बोलने वाले के जितने मंत्री होंगे उतने मंत्री डच बोलने वाले लोगों के भी। यहाँ तक ठीक है। अब आगे, तो भाई सरकार बनाएंगे तो किस प्रकार की सरकार बनाएंगे? तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि देखो भाई साहब, बेल्जियम में जो सरकार बनती है, ध्यान से समझेंगे, कहाँ पे? बेल्जियम में जो सरकार बनती है वो 3 स्तर की होती है। कितने स्तर की होती है बाबू? 3 स्तर की होती है। अब कहेंगे कौन सी? एक हम आपको बताए थे, क्या बाबू? केंद्र सरकार। कौन सी सरकार होती है? केंद्र सरकार। इसी के नीचे जो सरकार काम करती है उसे क्या बोलेंगे? राज्य सरकार। बताए थे आपको। अब राज्य सरकार के नीचे जो वहां की सरकार काम करती है उसे हम बोलते हैं सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार। क्या बोलते हैं? सामुदायिक सरकार। अब देखो, इस बात को अगर आप समझोगे तो कैसे समझोगे? बेल्जियम में 3 स्तर की सरकार है। 3 स्तर में सबसे ऊपर वाली सरकार, सर्वोच्च सरकार कौन सी है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अंतर्गत ही कौन सरकार काम करती है? राज्य सरकार। और राज्य सरकार के नीचे कौन सरकार काम करती है? अच्छा, अब समझो। लेकिन जो सामुदायिक सरकार होगी इसकी विशेषता अलग होती है कि यहाँ का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। यहाँ की विशेषता है गुरु, ये आप ध्यान में रखेंगे कि सामुदायिक सरकार का गठन, ध्यान से समझेंगे, गठन एक भाषा बोलने वाले लोग करते हैं।
कौन करते हैं बाबू? एक भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। कैसे करते हैं ये बात समझनी पड़ेगी। जैसे फ्रेंच बोल रहा होगा तो वो अपनी एक अलग सामुदायिक सरकार होगी, डच वाले के अपनी एक अलग सामुदायिक सरकार होगी। तुम लोगों को नींद आई रही है? अरे डंडा लेके बहुत मारेंगे बता रहे हैं दिमाग में। अच्छा देखो इसे कायदे से पढ़ो। सामुदायिक सरकार का गठन एक भाषा के लोग करते हैं, अर्थात फ्रेंच वालों की सामुदायिक सरकार अलग होती है, डच बोलने वालों की सामुदायिक सरकार अलग होती है। अच्छा दूसरी बात, जब ये अलग अलग सरकार बना रहे हैं तो इनकी अगर हम कहें कि जो इनकी संस्कृति है, जो वहाँ का कल्चर है, कल्चर अलग होगी, वहाँ की शिक्षा अलग होगी ना भाई, शिक्षा अलग होगी और भाषा तो मान लो अलग है। तो इनसे कोई संबंधी अगर कानून बनाना है या कोई भी कानून बनाना है या कोई निर्णय लेना है, क्या लेना भैया? निर्णय लेना है, तो इन्हें पूरा पूरा अधिकार होता है कि वहाँ की सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। इतनी बात समझ में आ गई भाई। जैसे अपने यहाँ की भाषा में लैंग्वेज समझो, हिंदू की शादी होती है, मुस्लिम की शादी होती है, तो हिंदू जो शादी करने का नियम कानून है हिंदू धर्म बनाता है, और मुस्लिम धर्म में जो शादी करने का नियम है वो मुस्लिम धर्म बनाता है। दोनों अलग अलग बनाते हैं कि हिंदू वाले का मुस्लिम बनाता है, मुस्लिम वाले का हिंदू बनाता है, ऐसा तो नहीं है ना भाई। तो यही बात वो कह रहा है कि यहाँ की सरकार एक भाषा वाले सामुदायिक सरकार का गठन करते हैं। अब इसमें सत्ता की साझेदारी कैसे हुई ये बात समझनी है। ए भाई एक देश है, एक पूरा देश है, इसमें अलग अलग लोग बोलने वाले हैं, लेकिन जब सरकार बन रही है तो उसमें दोनों लोगों का बराबर बराबर अधिकार है। तो देखो सरकार का मतलब इस सरकार को ही हम क्या बोल सकते हैं? सत्ता। सरकार का मतलब सत्ता। और सरकार बनने में जितना अधिकार या जितना कर्तव्य फ्रेंच का है उतना ही किसका है? डच का है। अर्थात सरकार किसी देश के अगर आपसे पूछा जाए कि सत्ता की साझेदारी क्या है तो इतना पढ़ने के बाद आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे सर किसी देश में जो सरकार बनाई जाए उस देश में जितने लोग रहते हैं या जितने प्रकार के लोग रहते हैं उनकी बराबर बराबर क्या हो? अधिकार हो या हिस्सेदारी हो, तो उसे क्या बोलेंगे? सत्ता की साझेदारी। भाई ये बात एकदम कंप्लीट है, चकाचक। चलिए ठीक है। अब अगर इसमें पढ़ने में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, खुश रहिए, थैंक यू।